हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 7 का ज्योग्राफी बुक से अध्याय 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। इससे पहले ऑलरेडी हमने 5 अध्याय करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान देना है कि इससे पहले ऑलरेडी हमने क्लास 6 का पूरा ज्योग्राफी पूरा कवर करा रखा है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सीधे पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी 1 रुपया खर्च किए हुए। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वनस्पति की वृद्धि को प्रभावित करता है? ऑप्शन है तापमान, नमी, मिट्टी की मोटाई, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, तापमान, नमी और मिट्टी की मोटाई ये तीनों कारक वनस्पति की वृद्धि को प्रभावित करता है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखना है कि वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है। यह ढाल और मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करता है। इन कारकों में अंतर के कारण देखेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति की सघनता और प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है, भिन्न होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? वनस्पति इधर दिया हुआ है नमी तत्व, जिससे वन है, सामने दे रखा है भारी वर्षा, घास स्थल, सामने है मध्यम वर्षा, झाड़ियाँ हैं, शुष्क क्षेत्र। तो अब देखेंगे कि तीनों का कथन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। वनों वाले देखेंगे वहाँ पे भारी वर्षा होती है, घास स्थल में मध्यम वर्षा होती है, जबकि झाड़ियों में देखेंगे जहाँ पे झाड़ी देखने को मिलती है वहाँ पे शुष्क क्षेत्र देखने को मिलती है, अर्थात कह सकते हैं वर्षा यहाँ पे बहुत ही कम या ना के बराबर होती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। देखेंगे यहाँ व्याख्या के रूप में, आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, एक वन, एक घास स्थल और तीसरा है झाड़ियाँ। ठीक है, वन में कहता है कि जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन और खुले वन विकसित होते हैं। साथ ही साथ घास स्थल के बारे में बात करें, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियाँ शुष्क क्षेत्रों में उगते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, एनाकोंडा दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है। ये कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में, या फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, या फिर शीतोष्ण सदाबहार वन में, या एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, एनाकोंडा दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक है, वर्षा वन कहें या फिर सदाबहार वन, बात एक ही है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को ही उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए बाकी ये देखिए यहाँ पे, क्या आप जानते हैं से सवाल लिया गया था। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप भी है। ठीक है, ये भी सवाल आ सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप कौन सा है, तो एनाकोंडा ही है, और ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवर को भी क्या कर सकता है, मार के खा सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? बताना है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला है, ये भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा मतलब ये कह रहा है, ये अगर भूमध्य रेखा है, ठीक है, तो इसके आसपास एरिया में, ठीक है, तो ये कह रहा है ये भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं, और ये क्षेत्र गर्म होते हैं और पूरे वर्ष भारी वर्षा होती है, और वृक्ष अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं झाड़ते हैं या नहीं झाड़ते हैं। एक से अधिक कथन सही है या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे पूछा है कौन सा गलत है, तो यहाँ पे कोई भी कथन यहाँ पे गलत नहीं है, सभी सही हैं। ठीक है, सही आंसर होगा यहाँ पे ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान रखना है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन देखेंगे कहाँ पे उगते हैं, भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के आसपास पाए जाते हैं, और ये क्षेत्र क्या होते हैं, बहुत ही गर्म होते हैं, और गर्म होने की वजह से यहाँ पे पूरी वर्ष भारी वर्षा भी होती है। ठीक है, और यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता भी देखने को मिलती है, ये भी याद रखना चाहिए आपको। ठीक है, और वृक्ष अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं झाड़ते हैं। जहाँ पे वर्षा वन होगा या सदाबहार वन होगा, नाम ही है इतना सदाबहार वन, वर्षा वन को ही क्या कहते हैं, सदाबहार वन कहते हैं। तो यहाँ पे जो पत्ते होते हैं पूरी तरह से कभी झड़ते नहीं हैं। जैसे देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में क्या होता है कि साल में एक बार पत्ते गिरा देते हैं। ठीक है, चलिए बाकी ध्यान रखना है, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। ये घने जंगल भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्र में होते हैं और उष्णकटिबंधीय वनों के करीब होते हैं।
ये क्षेत्र गर्म होते हैं और पूरे वर्ष भारी वर्षा होती है। चूँकि यहाँ का मौसम शुष्क नहीं होता, वृक्ष अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं झाड़ते हैं, इसीलिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूरज की रोशनी वन के अंदर तक नहीं पहुँच पाती है। यहाँ से सवाल बन सकता है, ठीक है, किन वनों में सूरज की रोशनी वनों के अंदर तक नहीं पहुँच पाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या फिर सदाबहार वनों में, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है शीतोष्ण सदाबहार वन। क्या है सवाल? शीतोष्ण सदाबहार वन। फिर से सुनिएगा, शीतोष्ण सदाबहार वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, किसके बारे में पूछा जा रहा है? शीतोष्ण सदाबहार वनों के बारे में, ठीक है। पहले दे रखा है कि ये मध्य अक्षांशीय तटीय क्षेत्र में स्थित हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं और इनमें कठोर और मुलायम दोनों प्रकार की लकड़ी के पेड़ होते हैं। एक से अधिक कथन सही है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, सवाल अच्छा है, ठीक है। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या है। देखिए पहला कथन दे रखा है यहाँ पे कि ये मध्य अक्षांशीय तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, बिल्कुल ही कथन सही है। ध्यान रखना है कि शीतोष्ण जो सदाबहार वन होते हैं ये मध्य अक्षांशीय तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो तट वाले जो क्षेत्र होते हैं ना, उसके किनारे किनारे आपको देखने को मिलेगा शीतोष्ण सदाबहार वन, क्योंकि शीतोष्ण ना यहाँ पर ठंड भी देखने को मिलेगा और गर्मी भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे क्षेत्रों में ये मध्य अक्षांशीय के जो मध्य अक्षांशीय तो है ही है, भूमध्य रेखा के आसपास, मध्य अक्षांशीय कह रहा है ना, तो उसके जो आसपास जो भी होंगे, तो जो तटीय क्षेत्र होंगे, जो समुद्र के किनारे वाले जो क्षेत्र होंगे, वहाँ पे देखेंगे किस तरह के वन देखने को आपको मिलेंगे। तो ये बिल्कुल कथन सही है। फिर कह रहे हैं ये सामान्यतः महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं, ये कथन गलत है। ऐसा नहीं है कि ये सामान्यतः महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर ही पाए जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना है ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल बताएं, दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन और दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसमें सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, ना कि पश्चिमी किनारों पर, ठीक है। पूरब कहने का मतलब क्या है? अगर ये हमारा ग्लोब है तो देखेंगे जो भी है, फिर से एक बार, ठीक है। तो ये पूर्वी, इधर ये वाला एरिया, इस साइड में, इधर नहीं, ठीक है। ये पूरब किस तरफ आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। और फिर कह रहे हैं इसमें कठोर और मुलायम दोनों प्रकार की लकड़ी के पेड़ होते हैं, ये भी कथन यहाँ पे सही है, ठीक है। शीतोष्ण सदाबहार वनों में देखेंगे कि कठोर और मुलायम दोनों प्रकार की लकड़ी के पेड़ होते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांशीय तटीय क्षेत्र में स्थित हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन और दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील, ठीक है। इनमें ओक, पाइन, यूकेलिप्टस आदि जैसे कठोर और मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ होते हैं, ठीक है। हम सोच रहे थे ऐसा कि शीतोष्ण सदाबहार वन, वर्षा वन के जो प्रकार हैं उसको एक बार थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में देख लेते तो अच्छा रहता, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा एक बार शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा मेरे पास इसका PDF फाइल है, ठीक है, क्लास NCERT का बुक से ही है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में थोड़ा सा ले लेते हैं। देखिए यहाँ से वनों के प्रकार देख लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में व्यू ले लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहला वन है यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स पढ़ लेते हैं, क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, लाइन बाय लाइन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं शॉर्ट में, ठीक है। देखिएगा, इन वनों को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में लोग पढ़ रहे हैं। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं, ठीक है। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र क्या होते हैं? गर्म होते हैं और पूरे वर्ष यहाँ पे अत्यधिक क्या होती है? वर्षा होती है, ठीक है। चूँकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, ठीक है, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह से नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूरज के प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुँच पाता। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ यानी कि कठोर, ठीक है, कठोर वृक्ष जैसे कि रोजवुड, अबनुस, महोगनी आदि पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपका सदाबहार वन का एक चित्र दिया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में, ठीक है। ये क्या था? सदाबहार था हम लोग जो पढ़ रहे थे अभी, और ये वाला है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। देखिएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो लाइन दे रखा है ना, ये लाइन बिल्कुल याद रखिए आप लोग, डिटो लाइन उठा के पूछा जाता है एग्जाम में। ध्यान रखिएगा, भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में ये पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम और शीशम है। देखिए एक लाइन कितना अच्छा लिखा हुआ है, ये लाइन समझिएगा,
जल संरक्षित रखने के लिए, है ना, जल को संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में, क्योंकि गर्मी के मौसम में देखेंगे पत्ते क्या करते हैं, झाड़ देते हैं। क्यों झाड़ देते हैं? ताकि यहाँ पे देखेंगे जल को संरक्षित रख सके, है ना। इसलिए देखेंगे कि यहाँ पे शुष्क मौसम में यहाँ के जो वृक्ष होते हैं पत्तियाँ क्या करते हैं, उसको झाड़ देते हैं। ठीक है, तो ये भी सवाल आ सकता है कि यहाँ के जो वृक्ष होते हैं पत्ते क्यों झाड़ देते हैं। इसी पीछे रीजन ये है कि शुष्क मौसम में क्या होता है कि गर्मी का मौसम हो रहा होता है उसमें, है ना, तो जल संरक्षित रखने के लिए ऐसा करते हैं, ताकि कम से कम जल का वाष्पीकरण जो हो, कम वाष्पन कम हो, है ना। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान और नीम और शीशम है। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर हैं जब बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर। तो इस सब का नाम भी याद रख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो दो हो गए। एक तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और एक हम लोग देखे अभी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब देखते हैं हम लोग शीतोष्ण सदाबहार वन, जिसके बारे में हम लोग भी चर्चा कर रहे थे क्वेश्चन में भी। ध्यान से देखिएगा, शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेश में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर लगाए जाते हैं। देख रहे हैं, जैसे कि दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन और दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील। यहाँ बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, इस बार ध्यान रखना है शीतोष्ण पर्णपाती वन। ठीक है, शीतोष्ण पर्णपाती वन, ये उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेश में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं बांस, है ना, एस, बीच आदि। हिरन, लंगड़ी, भेड़िया यहाँ के आम जानवर हैं। फिजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ये जरूर याद रखिएगा, फिजेंट और मोनाल का नाम। ठीक है, ये दोनों पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? शीतोष्ण पर्णपाती वनों में। ठीक है, देखिए यही है फिजेंट, कितना खूबसूरत लग रहा है ना, फिजेंट, और ये है आपका मोनाल। तो यहाँ से सवाल बन सकता है कि फिजेंट और मोनाल किन वनों में देखने को मिलते हैं? तो ये शीतोष्ण पर्णपाती वनों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, नाम भी चाहे तो याद रख सकते हैं। ये उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली और पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे है ना तटीय प्रदेश, तो शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ देखने को मिलते हैं? तटीय प्रदेशों में। कहाँ कहाँ? उत्तर पूर्वी अमेरिका में, चीन में, न्यूजीलैंड में, चिली और पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में देखने को मिलते हैं। लेकिन हम कहेंगे ये दो नाम जरूर याद रखिएगा, फिजेंट और मोनाल का नाम। ठीक है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर ही फेंका जाएगा एग्जाम में। ठीक है ना, चलिए एक और देख लेते हैं हम लोग लास्ट, भूमध्य सागरीय वनस्पति के बारे में। भूमध्य सागरीय वनस्पति, है ना, भूमध्य से जो सागर देख रहे हैं उसके आसपास की जो वनस्पति है वो कैसी होती हैं। आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम किनारे भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेश में पाई जाती हैं, इसलिए इसका यह नाम पड़ा है भूमध्य सागरीय वनस्पति। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेश जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, ये हाल फिलहाल में शायद अभी कुछ दिन पहले ही कैलिफोर्निया में बहुत भयानक यहाँ पे आग लगी है। ठीक है, इस बारे में जरूर चर्चा कीजिएगा आपस में। दक्षिण पश्चिम और दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर जैसे नींबू वंश के फल पैदा किए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। यहाँ वन्य जीवन कम है। तो यहाँ से सवाल क्या बनेगा? ये सवाल बनेगा यहाँ से, और एग्जाम में पूछा भी गया है ना, जो खट्टे फल होते हैं, सिट्रस, मतलब ये नींबू वंश जो है ना, सिट्रस मतलब क्या होता है? खट्टा फल। तो खट्टा फल आपको किस वन में देखने को मिलते हैं? इसका आंसर क्या है? भूमध्य सागरीय वनस्पति के आसपास आपको देखने मिलते हैं ये खट्टे फल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर, ये सब क्या है? थोड़ा सा खट्टे टाइप के होते हैं, है ना। तो नींबू, ये सब क्या है? सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं भूमध्य सागरीय प्रदेश में। सवाल पूछा गया, ध्यान रखिएगा। चलिए एक और वन देख लेते हैं हम लोग, शंकुधारी वन के बारे में। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों यानी कि 50 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री के भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहते हैं। ठीक है, और टैगा का अर्थ क्या होता है? शुद्ध या अनछुआ। ठीक है, ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम आती है। नरम काष्ठ मतलब नरम लकड़ी का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है।
यहाँ से सवाल कहाँ आ सकता है कि जो माचिस और पैकिंग के लिए जो वो बक्से बनाने के लिए जो लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है वो किस वन से मिलते हैं? ये शंकुधारी वन से मिलते हैं, क्योंकि इसकी जो लकड़ी होती है वो क्या होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, कोमल होती हैं। ठीक है, चीड़, देवदार आदि इन वनों को के पेड़ मुख्य पेड़ हैं। यहाँ पे सामान्यतः रजत लोमड़ी, मींग, धुरिया भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, तो रजत लोमड़ी, मींग और धुरिया भालू के नाम याद रखना है। ये कहाँ देखने को मिलते हैं? शंकुधारी वन में। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग क्या यहाँ पे देख लिए। यहाँ पे हम लोग क्लास ले रहे थे एमसीक्यू का और चले गए हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो में। ठीक है, खैर चलिए तो लेते हैं अगला सवाल अब। ठीक है, चलिए सवाल अगला है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बताना है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है कि मोटी छाल और मोम लेपित पत्ते वाष्प उत्सर्जन को कम करते हैं। अगर ध्यान से हमारा वो वाला भी देखे होंगे डिटेल्स थ्योरी टाइप का जो पढ़ा रहे थे अभी, तो अगर देखे होंगे अच्छे से तो इसका आंसर आप दे पाएंगे। मोटी छाल और मोम लेपित पत्ते वाष्प उत्सर्जन को कम करते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वनों को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान के रूप में जाना जाता है। और सी कथन है कि शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं। एक से अधिक सही है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बात करते हैं पहला कथन के बारे में। दे रखा है कि मोटी छाल और मोम लेपित पत्ते वाष्प उत्सर्जन को कम करते हैं। बिल्कुल कथन सही है। ठीक है, अगर मोटी छाल होगा और मोम लेपित होगा है ना, तो ये जो पत्ते होंगे तो वाष्प उत्सर्जन को कम करेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, सही है। ठीक है ना, और भी कह रहा है यहाँ पे क्या कि शीतोष्ण सदाबहार वनों को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोदान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये कथन यहाँ पे क्या है? गलत है। ठीक है, ध्यान रखना है, भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोदान के रूप में, फलो उद्यान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये कथन गलत हो गया। अभी हम लोग देख रहे थे वहाँ पे है ना कि बहुत सारे फल उगाए जाते हैं, संतरा था, नींबू था, है ना, और अंगूर था। तो इनकी वजह से देखेंगे कि भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र होते हैं उसे फलो उद्यान कहा जाता है, ना कि शीतोष्ण सदाबहार वनों को। और शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं। शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं, ये कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से देखिएगा, भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियाँ वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। और साथ ही साथ ध्यान रखना है कि भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान के रूप में जाना जाता है या कहा जाता है। ठीक है, क्या आप जानते हैं, से सवाल बनाया गया था। ठीक है, चलिए बाकी इसको देख लीजिएगा एक बार। देखिए वाला, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश में बहुत शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहा जाता है। ये वन अधिक ऊंचाई पर भी देखे जाते हैं। चीड़, पाइन, देवदार आदि इन वृक्षों की मुख्य विशेषता है। रजत लोमड़ी, मींग, धुरिया भालू यहाँ पर पाए जाने वाले सामान्य जानवर हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि रूसी भाषा में टैगा का क्या अर्थ है? शुद्ध, अनछुआ या फिर अशुद्ध? ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बता चुके हैं अभी हम। ठीक है, तो इसका मतलब होता है टैगा का अर्थ होता है शुद्ध और अनछुआ। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन। रूसी भाषा टैगा का क्या अर्थ होता है? शुद्ध और अनछुआ। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ से सवाल लिया गया था। क्या आप जानते हैं कि रूसी भाषा में टैगा का क्या अर्थ है? शुद्ध और अनछुआ। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दे रखा है कि समशीतोष्ण घास स्थल भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उगते हैं। ठीक है, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। और दूसरा कथन है कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो बात करें यहाँ पे पहला कथन के बारे में। दे रखा है कि समशीतोष्ण घास स्थल भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उगते हैं और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। ये कथन गलत है। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल जो होते हैं ना, वो भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उगते हैं और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक ये फैले होते हैं। ठीक है, तो समशीतोष्ण नहीं होगा, उष्णकटिबंधीय घास स्थल होना चाहिए था। ठीक है, तो ये कथन गलत है। दूसरा कथन है कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। सवाल है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। तो ये भी कथन यहाँ पे क्या है? गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही क्या होगा? सही होगा, माफ़ कीजिएगा, ये होगा, क्योंकि बोला है कि कौन सा कथन सही है, तो कोई भी कथन यहाँ पे सही नहीं है। आइए व्याख्या देखते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उगते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उगते हैं। ठीक है, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक ये फैले होते हैं।
यहाँ वनस्पति निम्न से मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती हैं। यह घास जो होती है ना बहुत ऊंची होती है, लगभग ये 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक ये बढ़ सकती हैं। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल में पाए जाने वाले जानवरों में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ यहाँ पे सामान्य है। शीतोष्ण घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में और महाद्वीपों के आंतरिक भागों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, महाद्वीप के आंतरिक भागों में अंदर में, तटीय क्षेत्रों में नहीं। यहाँ के घास आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती हैं, छोटी होती हैं लेकिन पौष्टिक होती हैं। ठीक है, तो इतने बातों को ध्यान रखना, यहाँ से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। एक तरफ दे रखा है उष्णकटिबंधीय घास स्थल और एक तरफ दे रखा है क्षेत्र। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग सबसे पहले सवाना। तो सवाना को कहाँ देखने को मिलेगा? सवाना को देखने को मिलेगा पूर्वी अफ्रीका में। ठीक है, तो ये सही मैच दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, और कंपोस्ट देखने को मिलेगा आपको, कंपोस्ट है ना, ये कंपोस्ट देखने को मिलेगा ब्राज़ील में। ठीक है, और लानोस कहाँ देखने को मिलता है? लानोस देखने को मिलेगा आपको वेनेजुएला में। ठीक है, तो पूछा है कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए सही सुमेलित है। ठीक है, तो ध्यान रखना कंपोस्ट ये घास कहाँ देखने को मिलता है? ये उष्णकटिबंधीय है, मतलब ये गर्म होगा, गर्म घास, गर्म जो होता है ना, उष्ण घास कह सकते हैं, गर्म जो घास कह सकते हैं, शीतोष्ण जो घास होता है ना, तो इस तरीके से ये ध्यान रखना है। और कंपोस्ट ये ब्राज़ील में देखने को मिलेगा, जबकि लानोस ये हो जाएगा वेनेजुएला में। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है निम्नलिखित पर विचार करें। ठीक है, इधर शीतोष्ण घास स्थल दे रखा है, इधर क्षेत्र दे रखा है फिर से। ठीक है, वहाँ पे गर्म घास थी और यहाँ पे शीतोष्ण था, नहीं ठंडी कह सकते हैं, वो वाली घास है यहाँ पे, ठंडे प्रदेशों जो उगती हैं। ठीक है, तो वेल्ड है, तो सबसे पहले वेल्ड के बारे में बात करें तो ये वेल्ड आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका में। ठीक है, इस बार बात करें हम लोग प्रेरी के बारे में। ठीक है, तो प्रेरी देखने को मिलेगा ये आपको उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, यहाँ से पंपास को कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये अर्जेंटीना में देखने को मिलेगा। ठीक है, पंपास ये अर्जेंटीना में देखने को मिलेगा। और डॉन कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया का डॉन है। ठीक है, तो पूछा है यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है, तो कोई भी सुमेलित यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई भी नहीं यहाँ पे मैच है। ठीक है, तो याद रखना है वेल्ड है दक्षिण अफ्रीका का, प्रेरी है आपका उत्तरी अमेरिका का, पंपास है अर्जेंटीना का, डॉन है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बाकी ये लिस्ट आपका यहाँ पे दे रखा हुआ है। ठीक है, विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल यहाँ पे ये दे रखे हैं और शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय घास स्थल यहाँ पे दे रखे हैं। ये आपका कटिंग है, क्या आप जानते हैं? ठीक है, एनसीईआरटी बुक का कटिंग है ये। तो यहाँ से सवाल निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे, जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब यहाँ से सवाल इजी टाइप के आएंगे। ठीक है, जितना आप पढ़ चुके हैं उसी में से कुछ ना कुछ यहाँ पे क्वेश्चन लेकर के लिए गए हैं, और वो भी आसान वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए सागवान वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? शीतोष्ण भूमध्य सागरीय, उष्णकटिबंधीय, पर्णपाती। तो देखिए इस तरह का सवाल पहले भी कर चुके हैं, क्या होगा इसका आंसर? उष्णकटिबंधीय, पर्णपाती। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल यहाँ पे उष्णकटिबंधीय घास स्थल एक सामान्य जानवर है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल का एक सामान्य जानवर कौन सा है? बंदर, जिराफ या ऊँट? तो ध्यान रखना ये है जिराफ। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। वन जो है ना, ये वन को किस नाम से जाना जाता है? हरा सोना, सुनहरा रेशा होना चाहिए था, और काला सोना। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हरा सोना के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की लकड़ियाँ कैसे होती हैं? कठोर, मुलायम या गुद्देदार होती हैं? एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की जो लकड़ियाँ होती हैं वो कठोर होती हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। इस बार ध्यान रखना है यहाँ पे भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम क्या है? सहारा, कालाहारी, थार। एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। आसान सा सवाल, क्या हो जाएगा? थार। ठीक है, वर्ल्ड का पूछा जाए तो सहारा। ठीक है, जो अफ्रीका में है। और थार कहाँ पे? राजस्थान में है। अगला सवाल है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मानसूनी वन, सदाबहार वन, शंकुधारी वन। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को कहा जाता है मानसूनी वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, सदाबहार वन कहाँ देखने को मिलता है? जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों में। शंकुधारी वन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे, इधर अक्षांशों की तरफ, ऊपर उच्च अक्षांशों की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे शंकुधारी वन देखने को मिलेंगे। अगला सवाल है किस घास स्थल में एंटीलोप जानवर पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण या फिर टुंड्रा, या इससे अधिक होगा, या इनमें से
कोई नहीं। तो याद रखना है शीतोष्ण में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही है वह। ठीक है, अगला सवाल है कि प्रेरी प्रेरी किस प्रकार का घास स्थल है? उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण या ध्रुवीय? ठीक है, बताना है कि प्रेरी किस प्रकार का घास स्थल है। तो याद रखना है ये शीतोष्ण घास का मैदान है। ठीक है, पहले में लोग देख चुके थे, है ना। चलिए अगला सवाल है कि डॉन डॉन घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाला प्रमुख घास का मैदान कौन सा है? प्रेरी, पम्पास? सी ऑप्शन तो गायब है यहाँ से। ठीक है, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए इतना ही बताइए आंसर क्या होगा। बताना है उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले प्रमुख घास कौन सा है। चलिए 2 ही ऑप्शन बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। तो ध्यान रखना है प्रेरी इसका सही आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, एक ऑप्शन यहाँ पे छूटा हुआ है, इसको डालना होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, यहाँ पे छूटा हुआ दिख रहा है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की औसत वर्षा कितनी होती है? तो ध्यान रखना है कि जब सदाबहार वन के बारे में बात करें तो औसत वर्षा यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से हमेशा अधिक वर्षा होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। पेड़ पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? द्वितीयक उत्पादक, प्रारंभिक उत्पादक या तृतीयक उत्पादक? तो ये कहलाते हैं प्रारंभिक उत्पादक। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है पम्पास घास कहाँ पाए जाएंगे? पम्पास घास कहाँ पाए जाते हैं? मध्य एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर अर्जेंटीना में? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। पम्पास के बारे में बताना है आपको, तो ध्यान रखना है ये अर्जेंटीना में आपको देखने को मिलेगा पम्पास घास। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश का उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल है कि यह पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं? बताना है कि निम्नलिखित में से किस देश का उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं, इतने बड़े हैं कि यहाँ की जो पृथ्वी के मतलब कह सकते हैं कि यह जो है यह पृथ्वी के फेफड़े की तरह ये प्रतीत होते हैं, लंग्स की तरह प्रतीत होते हैं। मध्य एशिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना? एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील। ठीक है, ये देखेंगे कि भूमध्य रेखा के भी पास ये स्थित एक देश है ब्राज़ील। ठीक है, क्या आप जानते हैं, से सवाल लिया गया था। ठीक है, ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। अब यहाँ पे एक चीज पॉइंट लिखा गया कि आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है, क्यों इसे फेफड़ा का लंग्स कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फेफड़ा का काम होता क्या है? काम क्या है फेफड़ा का? फेफड़ा का काम होता है ऑक्सीजन को क्या करना, शुद्ध करना। यानी हम लोग जो वायु लेते हैं तो उसको शुद्ध करने का काम होता है। ठीक है, दूसरी तरीके से देखेंगे कि ये जो वन होते हैं तो विशाल मात्रा में फैले हुए होते हैं कि ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, है ना, तो इसीलिए ऐसा कहते हैं। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लगभग उसी प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती हैं? ठीक है, सवाल है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लगभग उसी प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती हैं? ठीक है, तो मतलब सवाल ये कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लेते हैं ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पे कि किस क्षेत्र में लगभग उसी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर मिलती है। यानी कि भूमध्य रेखा आपको है यहाँ पे, और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ, ध्रुवों की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का आपको वन कहाँ देखने को मिलेगा? तराई क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में या फिर हिमालय क्षेत्रों में? ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे जो वन होते हैं ये हिमालय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहने का अर्थ ये है ना कि जैसे कि भूमध्य रेखा पास किस तरह का आपको देखने को मिल रहा है वन। ठीक है, भूमध्य रेखा के पास में किस तरीके का वन देखने को मिला, फिर जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो किस तरह का वन होगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो कैसा होगा, और फिर सबसे ऊपर पहुंचेंगे ध्रुव पर तो कैसा वन देखने को मिलेगा, है ना। जैसे कि उष्णकटिबंधीय वन, सदाबहार वन, है ना, फिर आगे देखेंगे शंकुधारी वन, फिर समशीतोष्ण घास वन, मैदानी क्षेत्र से देखने को जो मिलता है। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रों में देखने को मिलता है आपको यहाँ पे हिमालय क्षेत्रों में, क्योंकि हिमालय के जो क्षेत्र है वो क्या है, कुछ इस तरीके से है ना। तो जैसे जैसे आप देखेंगे बढ़ते जाएंगे ऊपर तो इस तरीके का आपको क्या होगा, ऊपर जाते जाते आपको ठंड देखने को मिलेगी, है ना। आने की यहाँ पे देखेंगे कि कह सकते हैं कि जो ठंड है या फिर कह सकते हैं जो मौसम है वो थोड़ा सा परिवर्तन होता दिखेगा। तो जब मौसम परिवर्तन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के पेड़ पौधे भी आपको अलग तरीके के देखने को मिलेंगे। तो किस तरीके देखने को मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से आप बढ़ रहे हैं ध्रुवों की तरफ, उसी तरह से यहाँ बढ़ रहे हैं आप। समझिए कि यहाँ पे बढ़ रहे हैं आप ध्रुवों की तरफ। ठीक है, ये समझिए इसका जो पाद है ना, ये क्या कहलाएगा यहाँ पे, भूमध्य रेखा
ठीक है, इक्वेटर कहलाएगा। और जैसे सब बढ़ रहे हैं या चोटी पर पहुँच गए तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे ध्रुव है की तरह है। तो इस तरीके से घास देखने को मिलते हैं, या फिर कह सकते हैं कि वन देखने को मिलते हैं हिमालय क्षेत्रों में। ठीक है, आई थिंक समझ आ पाया हूँ। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जैव विविधता क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, समान रहती है, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। फिर तो वही सवाल ले लेते हैं हम एक ग्लोब। ठीक है, पृथ्वी का एक नमूना ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है यहाँ पे कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जैव विविधता जो है वो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या होती है? बढ़ती हैं या घटती हैं? तो देखिए बायोडाइवर्सिटी जहाँ कहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगी? जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होगा। ठीक है, तो ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होता है? ठीक है, इन क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वर्षा कम होते चला जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ देखेंगे कि जो सूर्य की जो किरणें हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ती हैं? इक्वेटर पर पड़ती हैं। ठीक है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे धूप भी कम मिलेगा, वर्षा भी कम होगा। ठीक है, तो जैव विविधता वहाँ देखने को ज़्यादा मिलता है जहाँ पे धूप भी पड़ती है, गर्मी भी होता है। ठीक है, वर्षा भी होती है। तो ऐसा कब होगा, कहाँ पे होगा? ज़्यादातर होगा भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर। तो देखिए इक्वेटर हमारे यहाँ पे क्या है? 0 डिग्री है। ठीक है, ये देखिएगा ये हमारा 0 डिग्री है। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से, है ना, तो ये क्या बढ़ते चला जाएगा? अक्षांशों की संख्या रेखा बढ़ते चले जाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। तो जैसे जैसे हम बढ़ेंगे निम्न अक्षांशों से, ये हमारा 0 डिग्री है, ये हमारा निम्न अक्षांश है, और ऊपर की ओर तो बढ़ रहे हैं उच्च अक्षांशों की तरफ। ठीक है, तो जैसे सब जो ऊपर बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा? वहाँ पे जैव विविधता घटती चली जाएंगी। ठीक है, और ध्रुवों से यानी कि उच्च अक्षांश से अगर निम्न अक्षांशों की तरफ बढ़ते हैं तो जैव विविधता फिर बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये ऑप्शन। रीजन भी बता दिया हमने कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 प्रश्न। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ और भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, देखिए इसमें पहला पूछा गया है काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना है, ये पाए जाते हैं टुंड्रा वनस्पति में। ठीक है, कहाँ देखने को मिलता है? टुंड्रा वनस्पति में। आगे सवाल पूछा है कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ मिलती हैं? कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ मिलती हैं? तो ये गर्म एवं शुष्क रेगिस्तान जलवायु क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। बी ऑप्शन यहाँ पे, या फिर दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला पूछा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर कौन सा है? तो ध्यान रखना है ये है एक बंदर। ठीक है, बंदर इसका सही आंसर होगा यहाँ पे। पहला सवाल पूछा है कि शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति कौन सी है? रोजवुड, चीड़ और सागवन। तो सागवन तो होगा नहीं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? चीड़ हो जाएगा। ठीक है, चीड़। अगला है स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं। स्टेपी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये मध्य एशिया में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? मध्य एशिया में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पे कुछ सही मिलान करने के लिए भी दिया गया है, तो कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। ठीक है, सबसे है एक यहाँ पे वॉलरस। तो वॉलरस आपको देखने को मिलेगा, एक ध्रुवीय जानवर है ये। ठीक है, एक ध्रुवीय जानवर है ये, यहाँ मिला लेंगे हम लोग। देवदार का वृक्ष कहाँ देखने को मिलेगा? ये नरम काष्ठ का पेड़ है ये। ठीक है, देवदार। ठीक है, जैतून। जैतून क्या है? तो जैतून देखेंगे एक नींबू वंश का है। ठीक है, सिट्रस फल है, खट्टे फल की तरह है, तो फल नहीं कह सकते इसको, जैतून। तो ये चला जाएगा हमारा। ठीक है, नींबू वंश का फल नहीं दिया हुआ तो मान के चलिए। ठीक है, और हाथी। हाथी क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में देखने को मिलता है। ये कहाँ पे है? उष्णकटिबंधीय यहाँ पे है। ठीक है, और एक है कंपोज। तो कंपोज तो बता चुके हैं, ये ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास का स्थल है ये। और डॉन्स क्या है? ऑस्ट्रेलिया का है ये। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया कहीं दिख रहा है क्या? ऑस्ट्रेलिया तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो ये देखने को मिलेगा अंटार्कटिक का शीतोष्ण घास स्थल हम लोग लेकर टिक कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया देखेंगे किसी के आसपास में है। ठीक है, मैप पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, कंपोस्ट यहाँ पे देखा जाए तो कंपोस्ट क्या है? ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास ही है ना कंपोस्ट। हाँ ठीक है, सही है। ठीक है, तो चलिए ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे 25 MCQ, और साथ साथ में जो एनसीईआरटी बुक में दी गई है MCQ और मिलान वाला वो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।